जो मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं ना एक्सपेंडेड ऑक्टेट, शायद फीलिंग आती है कि ऑक्टेट बड़ा हो गया है, मतलब शायद ये फीलिंग आती है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला शेल, वो शेल एक्सपैंड हो गया है। नो आई एम सॉरी, कोई शेल एक्सपैंड नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन हम मजबूरन टर्म ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ठीक है। तो इसका पहले तो मतलब ये निकाल लीजिए कि सर जी मतलब पिछला ऑक्टेट इतना था तो अब नया ऑक्टेट इतना हो गया है। आई एम सॉरी, ऐसा वर्ड मतलब हाँ वर्ड बोला जा रहा है एक्सपैंडेड ऑक्टेट, लेकिन मीनिंग इसका ये नहीं है। अच्छा, फिर आपने कहा कि सर 3D क्या है, 0 है, तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये आपने कैसे कह दिया? कैसे नहीं है? ये एटम पीरियड नंबर 3 में है, पीरियड नंबर 3 में वैलेंस शेल थर्ड होता है, थर्ड मेन शेल में 3 सब शेल होते हैं, एक का नाम S होता है, एक का नाम P होता है, एक का नाम D होता है। हाउ कैन यू से कि नहीं होता है? मतलब क्यों नहीं होता? थर्ड मेन शेल में 3s भी होता है, 3p भी होता है, 3d भी होता है। हाँ, अब उस 3s में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल लेता हूं जी, कैल्शियम, क्या नाम है, आई थिंक मैग्नीशियम की। अब मैं कहता हूँ जी मैग्नीशियम का जो है वो सिचुएशन क्या है? मैग्नीशियम की सिचुएशन है 3s2, तो क्या उसके अंदर थर्ड शेल में 3p नहीं होगा? जवाब दीजिए। 3s2 है तो 3p में इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या 3p है ही नहीं वहां पे? क्या वो स्पेस ही एग्जिस्ट नहीं करती जहां पे 3p हो सकता है? क्या वो एनर्जी लेवल ही एग्जिस्ट नहीं करता जहां पे 3p हो सकता है? वो तो एग्जिस्ट करता है ना जी, ठीक है। इसी तरह मैं कहूं जी आर्गॉन आ गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, तो क्या कहूं कि 3d सर है ही नहीं। इवन 3d भी है तो 4s भी है तो 4p भी है, 4d भी है, सब कुछ है। हाँ, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या नहीं है? वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एग्जिस्ट तो इनफाइनाइट सब शेल्स करते हैं। एग्जिस्ट तो मैंने क्या बोला है सर, लेवल स्पेस तो एटम के इर्द गिर्द यूनिवर्सल स्पेस अवेलेबल है, उस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं वो एक अलग बात है। अब पीरियड नंबर 3 वालों के लिए फोर्थ शेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, थर्ड शेल का कॉन्सेप्ट तो है ना। थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल्स का कॉन्सेप्ट तो है, उन 3 सब शेल्स के अंदर वो S वाला सब शेल भी है, P वाला सब शेल भी है, D वाला सब शेल भी है। हाँ, कन्फिग्रेशन अपनी अपनी है। सोडियम की कन्फिग्रेशन एंड पर आती है 3s1 3p0 3d0, मैग्नीशियम की कन्फिग्रेशन आती है 3s2 3p0 3d0, एल्यूमिनियम की कन्फिग्रेशन आती है 3s2 3p1 3d0। आगे कौन है? सिलिकॉन, उसकी कन्फिग्रेशन है 3s2 3p2 और क्या बोलते हैं 3d0। इसी तरह करते करते क्लोरीन की आती होगी 3s2 3p5 3d0, आर्गॉन की आती होगी 3s2 3p6 3d0। तो अब थर्ड लेवल पर एक सबशेल मौजूद जरूर है, हाँ वो मौजूद था, वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आना स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी आने ही चाहिए थे। क्या होना चाहिए था? 3s2 3p6 और आगे 3d1 आना ही चाहिए था कि उस एलिमेंट ने कहा तुम्हें मेरा नाम पता है, मैं पोटेशियम हूं। क्या हूं? पोटेशियम। मेरी प्रॉपर्टीज, आर्गॉन से आगे प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, फिर दोबारा पीरियोडिसिटी होती है, पीरियोडिक टेबल होता है, तो जरा मेरी दोबारा प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है। कहां से? मैं तो सोडियम जैसा हूं, मुझे उठा के सोडियम के नीचे लगाओ, तो जब तुम मुझे सोडियम के नीचे लगाओगे मेरी तो वैलेंसी 1 लूज है, मेरा तो कहीं ना कहीं वो 3d1 है ही नहीं, मेरा तो 4s1 है। तो हमने एक शुगल पढ़ लिया कि पता नहीं s इज फिल्ड बिफोर 3d बट रिटन आफ्टर 3d। तो वो तो हमने एक साइंस डेवलप की है कि कुदरती तौर पर दुनिया में एलिमेंट एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं। 18वें के बाद 19वां, 18 से आगे नहीं जा रहा, 19वां जो है वो 19th एलिमेंट, वो अगले पीरियड के स्टार्ट में आ जाता है, उसकी प्रॉपर्टी सोडियम जैसी हो जाती है, उसका वैलेंस शेल फोर्थ भी स्टार्ट हो जाता है, हालांकि उसके पास 3d1 की स्पेस अवेलेबल है। अब उसने 3d1 की स्पेस में क्यों नहीं आया? ये खुदा की कुदरत है भाई, कि 3d का लेवल और 4s का लेवल कैसा है, कैसा है, इतना करीब करीब है कि 4s का लेवल काइंड ऑफ 3d से हम कहते हैं जी नीचे आ जाता है, पहले वो भरता है, फिर जब वो भर जाता है तो कहता है भाई जी मैं गया अपने लेवल पर। इस बुनियाद पर मैं तो ये कह सकता हूं कि तीसरे शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 20 इलेक्ट्रॉन की है। क्या कह सकता हूं?
इस बुनियाद पर मुझे ये कहना चाहिए कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट को 18 नहीं बल्कि 20 इलेक्ट्रॉन जैसा होना चाहिए। किस बुनियाद पर? सर आप तो 4s को भी 3d का ऐसा बना गए, आप तो 4s को भी क्या बना गए हैं, आप तो उसको 3d से पहले ले आए कि भाई तू इधर का ही है, तू थर्ड शेल का ऐसा ही बन जा। उस हिसाब से तो मुझे 20 कहने चाहिए। तो इसलिए जब हम कुछ सवाल कंपोज करते हैं तो जिस आर्ग्यूमेंट पर कंपोज करते हैं उस आर्ग्यूमेंट को मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, आपने कल जो एक सवाल कंपोज किया स्टेबिलिटी वाला, उसका एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया आपने कि जी हाउ ऑन अर्थ इज दिस, तो आपके स्टेबिलिटी का आर्ग्यूमेंट खराब था। आज आपने फिर एक सवाल कंपोज किया, उसमें आपने एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया, आपका फिर आर्ग्यूमेंट खराब है। मुसीबत क्या चल रही है? लेकिन हाँ, मैं खुश इसलिए हूं कि वो सोच रही है, दिमाग उसका चल रहा है। ठीक है, लेकिन वो बुनियादी तौर पर वो ओ लेवल का कोई आर्ग्यूमेंट पकड़ती है, उस बुनियाद पर वो एएस को थोड़ा सा रिलेट करती है, तो आर्ग्यूमेंट से कंक्लूजन तक जाने वाली कहानी थोड़ी खराब हो जाती है। तो दिस मेक्स अ क्वेश्चन कि सर जी मेरे दिमाग में आर्ग्यूमेंट ये चल रहा है, मैं उसको ऐसे सोचते सोचते ये जवाब निकालती हूँ, तो देयर कम्स मी कि मैं उस आर्ग्यूमेंट को ठीक करने की कोशिश करता हूँ कि आपने कहा था, पता नहीं क्या कहा था, मुझे इतना समझ आ गया मैंने क्या कहा है, आपका कहा हुआ मुझे भूल गया। क्यों? बिकॉज कुछ गलती थी उसमें, मुझे अपना कहा हुआ याद है जो मैं सही कह रहा हूँ। अब आपके पास सवाल है तो आप पूछ लीजिए दोबारा, अपने सवाल को रीडिफाइन करिए आप। भाई गर्म पानी पिला दो। आप स्पेसिफिक हो गया, आप एग्जांपल दीजिए, नाम लीजिए और पूरी बात करिए। फ्लोरीन के अच्छा हो क्या रहा है? हाँ, ये एक अलग सवाल है, ये एक अलग सवाल है। इस सवाल का आपके पिछले सवाल से ताल्लुक नहीं है। आपका पिछला सवाल ऐसा था, पता नहीं 3D 0 है ही नहीं, तो खाली है, तो ये तो वो है। अब आपका सवाल कुछ और है। अब उनका सवाल ये है, सर जी ये सल्फर में थे 6, कितने थे? 6 के 6 उसने कितने इन्वॉल्व कर दिए बॉन्डिंग में? 6 और 6 कितने हो गए? 12। अब ये 12 किधर है? ये सवाल है ना, कि वो 12 S में है, कि वो 12 P में है, कि वो 12 D में है। चलो इस सवाल के जवाब के लिए मेरा एक छोटा सा मासूम सा सवाल आपसे पूछना है, इतनी मुश्किल एग्जाम्पल पर क्यों जाते हैं हम? सबसे आसान सी मिसाल ले लेते हैं। सबसे पहली हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल? कितने शेयर किए उसने? एक, इसके एक ने उसका एक शेयर कर लिया, कितने हो गए? किधर है दोनों? 2 इलेक्ट्रॉन्स किधर हैं? कौन से एस में? हाइड्रोजन के एस में कि इस वाले हाइड्रोजन के एस में? हैं? उसका ऐसा अलग था, इसका ऐसा अलग था। हाँ, इसके एस ने उसके एस के साथ ओवरलैप करके एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया है। क्या बना दिया भाई? इसके एस ने उसके एस के साथ ओवरलैप होकर एस और एस वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया है, जो ना मैंने अभी तक पढ़ा है तो ना आपने सोचा है। तो अभी जो SF6 में एस के किस ने एफ के किस के साथ ओवरलैप करके क्या बना दिया है, वो तो बहुत आखिर पे भाई। कौन सी थ्योरी में? देयर इज अ थ्योरी नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हाँ हम आपके सवाल के जवाब तक जाएंगे कि जी इसके किसने उसके किसके साथ ओवरलैप करके क्या बना दिया है। ठीक है, तो अभी तो मैं सो सॉरी, ये तो मुझसे बहुत दूर है बात कि 3D वो हो क्या गया है। सर जी इतना समझ आ जाना चाहिए आपको, जितना मैंने पढ़ाया है उतना आपको समझ भी आता है, उससे आगे मत जाइए। मतलब जब मैंने नहीं पढ़ाया तो मत जाए। हाँ, दिमाग में एक क्यूरोसिटी डेवलप होना बड़ी जरूरी है कि सर जी कुछ तो मसला चल रहा है जो इनकम्प्लीट है, तो जो मसला चल रहा है वो अभी इनकम्प्लीट क्यों हुआ है। आपको हाइड्रोजन की मिसाल के वक्त क्यों नहीं याद आई कि सर इसके एस ऑर्बिटल ने, उधर तो हमने एस ऑर्बिटल भी सोचा भी नहीं है, बल्कि अभी तो हमने ऑर्बिटल का ओवरलैप कराया भी नहीं है। अभी तो हमने कहा जी वो ओ लेवल की हिसाब चल रही है। ओ लेवल की कौन सी हिसाब चल रही है? सर उसका 1s पढ़ा है मैंने, उसके वैलेंस शेल में एक है, इसके वैलेंस शेल में एक है, उसने एक शेयर करना है, इसने एक शेयर करना है, उसका मेन शेल इसके मेन शेल के साथ ओवरलैप करा दिया। मैं तो अभी तक सारी ड्राइंग्स मेन शेल्स की ओवरलैप करवा रहा हूं। हाँ, अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स मुझे उस तक जाना पड़ेगा। उसके जाने के लिए मुझे सब शेल्स में जाना पड़ेगा, मुझे सब शेल्स के बाद ऑर्बिटल्स में जाना पड़ेगा, मुझे फिर ऑर्बिटल्स का ओवरलैप समझाना पड़ेगा, मुझे फिर ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से नए ऑर्बिटल्स बनाने पड़ेंगे, मुझे उनका नाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रखना पड़ेगा, वहां पर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो सुनानी पड़ेगी,
फिर हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी है वो सुनानी पड़ेगी, फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी है वो सुनानी पड़ेगी, फिर इंटरमीडिएट कैरेक्टर थ्योरी है वो सुनानी पड़ेगी, फिर बॉन्ड पोलैरिटी की एक थ्योरी है वो सुनानी पड़ेगी। तो मेरे पास ना बहुत लंबा चैप्टर है, डोंट वरी, आपके सारे तबक रोशन होंगे इंशाल्लाह। तो अभी फिलहाल सिर्फ कितना सुनिए, इतना सुनिए जितना बता रहा था कि जी सल्फर ने 6 बॉन्ड्स कैसे बना डाले। आप कह सकते सल्फर के 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, उसका जवाब क्या इतना इनफ नहीं है कि सल्फर बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 3, द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पीरियड नंबर 3 इज 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इट वुड नॉट से कि जी मैं 8 पे क्यों इक्तफा कर लूं, मैं 8 से ज्यादा भी तो कर सकता हूं, ठीक है। उसके लिए हाँ मुझसे गलती होगी कि मैंने आपको क्या दिया कि 3s में 2 होते हैं तो 3p में 6 होते हैं तो 3d में पता नहीं कितने होते हैं, तो आपने सोच लिया सर इसका कौन सा ऑर्बिटल उसके किसका तो ओवरलैप करता है। मुझे सीधा सीधा जुमला बोलना चाहिए था, भाई सल्फर बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 3 की मैक्सिमम कैपेसिटी इज 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जितने भी शेयर करे जब तक इसके 18 पूरे नहीं होते इसको चैन नहीं आएगा, इसकी वैलेंसी 100% सेटिस्फाई नहीं होगी, ये अपनी स्टेबिलिटी की पीक पर नहीं पहुंचेगा, ठीक है। मुझे बस इतनी बात कह देनी चाहिए थी। उसमें आप एस को सोचें, पी को सोचें, डी को सोचेंगे तो ऑफ कोर्स वो तो बड़ा परेशानी का सवाल है। उधर तो हम एस और एस ओवरलैप हो जाए, मैं उसको नहीं पता, तो पता नहीं इधर किसका कौन उसके किसके साथ ओवरलैप हो रहा है, मुझे क्या पता, मैं नहीं अभी जवाब दे सकता इसका, ठीक है। तो आई थिंक आपका सवाल यहाँ पे खत्म होता है। अब उनका जब सवाल खत्म होता है तो मेरे पास थ्योरियां स्टार्ट होती हैं। इससे पहले कि मैं थ्योरी स्टार्ट करूं, मैं कुछ और करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं जी, मैंने ना आपको लास्ट एग्जाम्पल में वो क्या बोलते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट से पहली वाली एग्जांपल्स में थोड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खोल दी थी आपके सामने। कौन कौन सी? एक मैंने आपको शायद मीथेन ड्रॉ कर दिया, फिर मैंने आपके लिए एक ईथेन ड्रॉ कर दिया, फिर मैंने आपको एक ईथीन ड्रॉ कर दिया, फिर मैंने आपको एक ईथाइन ड्रॉ कर दिया। अब जब मैंने इतना कुछ आपको ऑर्गेनिक का पढ़ा दिया है तो मेरा दिमाग भी चलता है, बुशरा हनीफ तुमसे बहुत ज्यादा चलता है मेरा दिमाग भी, ठीक है। तो मेरा दिमाग कैसे चल रहा है वो जरा सुन लीजिए। मेरा दिमाग कहता है कि मैं नॉर्मल क्लास के अंदर आपको क्या पढ़ाऊं, मैं आपको नॉर्मल क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा जी क्या, जो मेरी नॉर्मल सीक्वेंस जा रही है, ठीक है। और मैं क्या करूं, नहीं अभी नहीं आस्ते आस्ते, इतना तेज दिमाग नहीं चलता है जी। अभी क्या करूं, एक मैंने आपको पेज निकाल के देना है, ये जनाब साहब जरा आपस में एक पेज डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ये यहाँ से आप इधर से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, एक मैं अपने पास रखता हूँ, एक बटन यहाँ से पीछे गज तक भिजवाइए, चेक कीजिए क्या है इस पेज के ऊपर। कुछ खास ही है जी, हरी अप प्लीज, हरी अप। इस पेज के ऊपर एन इंट्रोडक्शन टू एएस लेवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इस पेज पर क्या है जनाब साहब, देयर इज एन इंट्रो, मैंने अभी तो लेक्चर स्टार्ट किया है, आज आप 7:30 बजे आइएगा, ठीक है। क्या कहानी है जी, और बात सुने, महल वापस आए, सारों को बताएं सर कह रहे हैं टेस्ट बन रहा है तो अच्छी सी तैयारी करें, बैठ के कहीं एक दूसरे को पढ़ाएं, ग्राफ्स हैं थोड़े से गिच में चाहें, ठीक है, तो पढ़ें बैठ के कहीं पे। जी भाई क्या बात हो रही है, बजाय इसके कि जब ऑर्गेनिक आएगी तो मैं पढ़ाऊंगा। मैंने तो ऑर्गेनिक की आपको 3-4 मिसालें दे दी हैं। 3-4 मिसालें कौन सी दी हैं, अल्केन का एक आधा एग्जाम्पल दे दिया था, अल्कीन का एक आधा एग्जाम्पल दे दिया था, फिर अल्काइन का भी कोई एग्जाम्पल दे दिया था। तो फिर सोचा मैंने ये अल्कानॉल का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया, अल्कानल का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया, अल्कानोन का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया, अल्कानोइक एसिड का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया, अल्काइल अल्कानोएट का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया। जब क्या पढ़ाना है, पढ़ानी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब वो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, पीछे ये भी तो सारे कोवलेंट ही है ना। मुझे इस वक्त इस पेज पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्डिंग समझानी है। हाथ खड़ा करें मुझे किस किसके पास नहीं है गर्ल्स में से, मैम जरा प्लीज इनको देखें, कुछ आगे भी हैं, पहली रो में भी 2-3 गर्ल्स हैं। ये मैंने क्यों पेज इंट्रोड्यूस किया जी यहाँ पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बॉन्डिंग कैसी होगी, कोवेलेंट, तो क्या होंगे, वो होंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो एक काम करेंगे प्लीज, आपने जो इसके ऊपर लिखा है एन इंट्रोडक्शन
टू AS लेवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्लीज एक काम कीजिए, अंडरलाइन दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरे पास तो और नहीं है, चेक कर लें किस किस के पास नहीं है, हाथ खड़ा करें जी। 1 2 3 पीछे 4। मैम इसका सर सबूत जरा ये वाले 4-5 प्रिंट ला दें यार। एक आधा वैसे उनको आगे दे दें ताकि वो तीनों शेयर कर लें प्लीज। लास्ट रो में से गर्ल्स में से सही 4 प्रिंट ला दीजिएगा जल्दी से। तो लो जी, जब हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़ना स्टार्ट कर ही दिए हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में अगर आपको इतना मुश्किल फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड में पढ़ा सकता हूँ या सल्फर हेक्साफ्लोराइड पढ़ा सकता हूँ, तो भाईजान मुझे फिर ये भी कार्बन वाले कंपाउंड्स भी पढ़ा देने चाहिए। क्या पढ़ाना है ताकि थोड़ा सा मैं एक काम कर सकूं। क्या काम करना चाहता हूं मैं हाँ वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर पे आपको लेके जाना चाहता हूं। मैं एक आधा सेक्शन वहां से स्टार्ट करना चाहता हूं, ठीक है। और मैं ना आपका मेरा इधर से बेसिक केमिस्ट्री खत्म हो, आप उधर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर दीजिए, ठीक है जी। तो मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस दफा आएगी रमजान में। कब आएगी? रमजान में होंगे क्या रोजे, रोजों में होगा क्या है जी। अब सहरी होगी, गिरफ्तारियां होंगी, वो तो घर में होंगी, यहाँ पे क्लासें होंगी। उस वक्त किसी को आ रही होगी भूख, किसी को आ रही होगी नींद, किसी को क्या हो रहा होगा, किसी को क्या हो रहा होगा, तो पता नहीं कितना समझ आएगा कितना नहीं समझ आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरा समझाऊं, ठीक है जी। कोशिश मेरी होगी मैं डबल समझाऊं। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले से समझाया हुआ होगा, ठीक है जी। वर्चुअल ऑनलाइन दुनिया में कुछ फायदे चल रहे हैं, तो मैं अब उनका फायदा उठाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से ऑर्गेनिक की थोड़ी इंट्रो दे देता हूँ भाई, ठीक है। आप क्या करिएगा, आप उधर से जरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट कर दीजिएगा, पूरी सुथरी अलिफ से लेकर ये तक, वो क्या कहते हैं, खादे में आला ज़हीर हसान साहब ने आपको पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। सो थोड़ी दिल को तसल्ली भी हो जाएगी कि हमारा जो केमिस्ट्री है, मैंने आपको कहा है कि मुझे मैथ्स में किसी टॉपिक का वीडियो रिकॉर्ड लेक्चर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आराम सुकून से ना 6 दिन मैथ्स ना भी पढ़ाऊँ ना किसी दिन, मुझे कोई तकलीफ, कोई सर में दर्द नहीं होता, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है मैंने उसका सिलेबस कैसे कंपोज करना है, तो मैं उसका सिलेबस सबसे पहले ख़त्म करूँगा। थोड़ी सी मुझे टेंशन होती है किधर फिजिक्स में, उधर शायद मैं एक आधे किसी चैप्टर को, एक आधे किसी सेक्शन को वीडियो के थ्रू करा लूँ, ठीक है। लेकिन हाँ केमिस्ट्री में मुझे क्या होता है, मुझे प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा इसलिए होता है, यहाँ एक एक बात पढ़ाने के लिए ना, समझाने के लिए पूरा लेक्चर निकल जाता है। और मुझे लगता है मैंने पढ़ाया क्या है। मिसाल के तौर पे कल की अगर मिसाल लूँ, तो मैडम ने जो सवाल पूछा मेरे नॉर्मल नोट्स का हिस्सा नहीं था, मैंने उसका जवाब देने के लिए कल पूरा लेक्चर लगा दिया, ठीक है। और वो डायरेक्टली स्पेसिफिकेशन में किसी भी लाइन में नहीं लिखा हुआ था। कल जो आपने मुझसे सवाल पूछा है, मैंने उसका जो जवाब दिया है, उस जवाब के लिए जो नोट्स लिखवाए हैं, मेरी स्पेसिफिकेशंस में कहीं मौजूद नहीं है। केमिस्ट्री में एक मुसीबत यह है, एएस में जैसे ओ लेवल में सबसे बड़ा सब्जेक्ट मैथ्स होता है, एएस लेवल में सबसे बड़ा सब्जेक्ट क्या है? केमिस्ट्री सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। ओ लेवल में केमिस्ट्री सबसे छोटा सब्जेक्ट होता है, तो वो खत्म करने पे आओ तो आराम सुकून से खत्म हो जाता है। एएस लेवल में केमिस्ट्री, अभी जब मैंने कोवेलेंट बॉन्डिंग का सिर्फ चैप्टर स्टार्ट किया है, और अभी मैंने ना वो क्या कहते हैं, दाढ़ भी गीली नहीं की। आपको लगता होगा सर जी मिसालें तो सारी करा गए हैं आप तो पता नहीं सल्फर के किस फ्लोराइड पे चले गए हैं, तो फास्फोरस के किस क्लोराइड पे चले गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ओ लेवल खत्म हुआ है, यहाँ से आगे अभी मैं एएस स्टार्ट करूंगा कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए। जो मैंने अभी आपके सामने 4-5 थ्योरियां पढ़ी है ना, वो एक थ्योरी पढ़ाते मेरे शायद एक हफ्ता लगता जाएगा। तो इसलिए समटाइम्स केमिस्ट्री टेक्स बहुत ज़्यादा टाइम। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि वन ऑफ द सेक्शन को आपने पहले से कहाँ से किया हुआ हो, वीडियोस के थ्रू किया हुआ हो, वहाँ से उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की हो, तो शायद मेरे पास ना समझाने की स्पीड तो मैं रिड्यूस नहीं करता कभी भी मैं अपने लेक्चर के अंदर, मैं लेक्चर इज ऑलवेज इसी स्पीड पे जाएगा। हाँ, लिखवाने की स्पीड शायद हमारी क्या हो जाए, वो अगर आपने पहले से नोट सुने होंगे, समझे होंगे, लिखे होंगे, तो शायद क्लास में आप लिखने वाली बात पर ना जाएं और आप सब के सब सुनने, समझने, रिवाइज करने या सवाल पूछने के मॉडल पे चले जाएं। अब सवाल किसी एक बंदे ने ठेका उठाया हुआ है कि मैं ही सवाल पूछूंगा या पूछूंगी, बाकी सब क्या करने आते हो यार, मतलब तुम्हें वो सारी केमिस्ट्री आती है। मतलब मैं वैसे हैरान होता हूँ, एक सवाल है आप बाकी सारी आवाम से कि जनाब साहब तुम लोगों के दिल दिमाग में कोई सवाल नहीं आता, कोई जवाब देना चाहेगा? जी मगदा साहब, तो आप सवाल ही नहीं पूछना चाहते? नहीं बेटा, सवाल इसका मतलब ये तो नहीं है, उसका हक है, उसका फर्ज है,
वो अपने हक को इस्तेमाल करती है कि सर जी जब तक मेरा दिमाग नहीं क्लियर करेंगे मैं नहीं आगे जाने दूंगा, ठीक है, और बिल्कुल सही करती है। आपको किसने कहा कि आप सोचें पीरियड खत्म होगा कि नहीं होगा, मेरा मसला है। आपका मसला है कि आपका दिमाग क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही कि नहीं हो रही है, कोई एक छोटी सी भी चीज दिमाग में फंसी हुई है कि क्लियर हुई हुई है, ठीक है। और जब आप सवाल नहीं पूछते ना, मैं थोड़ा परेशान भी होता हूँ, क्योंकि सवाल ना पूछो तो वो हमेशा मैं कहता हूँ दो ऑप्शन हो सकती हैं, या तो सब समझ आ गया है या कख भी समझ नहीं आया। अब सब समझ आ गया है पता नहीं, ठीक है, और दूसरा वाला कख भी समझ नहीं आया, ये मेरे लिए ज्यादा डेंजरस बात है। कैसे कैसे होता है कख भी समझ नहीं आया, ठीक है। तो आप ना दरम्यान में लटके रहते हैं, ठीक है साथी सुन लिया भाई, जितना बहुत थोड़ा बहुत आपने सुना है, क्लास के हद तक समझ आ गया, हमने कौन सा घर जाके सोचना होता है कि आपने क्या पढ़ा है, हमने घर जाके कौन सा रिवाइज करना होता है कि आपने क्या पढ़ा है। बस अगले दिन आप आएंगे, आपने कौन सा आगे पढ़ाना है, आपने पहले से गर्ल्स में से पहली रो में आपने पहले दोबारा रिवाइज करना है, तो हमारा फिर रिवाइज हो जाएगा, तो हम घर जाके पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो मुझे ना 2-3 दिन पहले मैम ने एक वो दे दिया, खिताब दे दिया कि सर जी आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा है लेकिन एक खराबी हो रही है। मैम प्लीज बताएंगे आपने मुझसे क्या खराबी हाईलाइट की। 2 दिन पहले मैम मुझे कहती सर कुछ ज्यादा नहीं आप बच्चों को क्या कहते हैं, क्या नहीं कर रहे, ऊंचा बोलेंगे, लकीर का फकीर नहीं बना रहे आप बच्चों को। मैं कहा मैम एक्सक्यूज मी। तो उन्होंने कहा सर जी आप इतना घोल के पिलाएंगे, इतना स्पून फीडिंग करेंगे, आप उनको अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट करेंगे तो बच्चे तो फिर सारे लकीर के फकीर ही बनेंगे। मैं बड़ा परेशान हो गया यार, अब क्या करूं। मैं कहा मैम बताएं क्या मशवरा है। सर जी को किताबें शिताबें बच्चों को बोलें, फलानी किताबें पढ़ा करें, टिमकानी किताबें पढ़ा करें, कोई किताब अपनी इनको रिकमेंड कर दें, कोई घर में पढ़ने का बोल दिया करें। ये तो बस उसी पर रिलाय करते हैं जितना आपने समझाना है इनको। हाँ आप पहले उन्होंने मेरी थोड़ी तारीफ भी की कि मुझे मैं वो फ्रेंड ना सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपके नोट्स बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन बच्चे तो थोड़े लकीर का फकीर हो रहे हैं। वो कहते नहीं सर के ज़हीर के नोट्स कर लेंगे तो बस काम हो जाएगा। वो कहते हैं हाँ सही कहते हैं जी, वो उनका मौकफ भी ठीक है, मैं इतना लिखवाऊंगा कि वो उतना किताब में भी नहीं मिलेगा इनको। लेकिन मैं अभी भी किताब नहीं रिकमेंड करना चाहता, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ मैं मैम की बात जरूर आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं उसके डिफरेंट वर्जन पे जाना चाहता हूँ। मैं उसके किस वर्जन पे जाना चाहता हूँ कि जनाब साहब एक क्लास में बचा है वो लकीर का फकीर नहीं है, उसको जो पढ़ाता हूँ वो चैलेंज करता है अगले दिन, प्रोफेसर ये कैसे कर दिया। बाकी सारे के सारों पर वो जुमला सही बैठा है कि सब के सब लकीर के फकीर है। जो पढ़ाता हूँ कहते हैं साहब 100 बिस्मिल्लाह, आप तो गलत पढ़ा ही नहीं सकते, आप तो गलत कह ही नहीं सकते, तो बेटा फिर आप लकीर के फकीर हैं, मैम ने सही कहा, आई एम सॉरी, ठीक है। वो एक नहीं है लकीर का फकीर। हर दिन आता है कहता है सर क्या बकवास पढ़ाई आपने कल, मतलब इन लफ्जों में ना कहे लेकिन वो एक्सप्रेशन, और मैं खुश हूं उस एक्सप्रेशन से कि जब समझ नहीं आया तो बकवास पढ़ाई है मैंने। जब तक दिमाग की सारी हदें क्लियर नहीं हो तो बकवास था वो सब कुछ। क्लियर करें अपने दिमाग के कॉन्सेप्ट को, क्या करें भाई, सोचा करें। और मुझे एक चीज की तकलीफ है, यू जस्ट गो आउट ऑफ दिस रूम एंड यू शट दिस थिंग। भाजी और दुनिया की बकवास सोचेंगे हम, और दुनिया की बकवास करेंगे हम, पढ़ाया जो सर ने हम नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो जब आप सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अपने बार बार दिमाग में वो सारी बातें नहीं लेकर आएंगे तो आप सवाल भी नहीं बना सकेंगे। पता है सवाल कब कब पोज होता है, व्हेन यू थिंक अबाउट थिंग्स। और थिंक करते करते आप अटकते हैं कहीं ना कहीं, यार ये नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, ओ लेवल में ऐसा था, ए लेवल में ऐसा है, सर ने ऐसा बोला है, मुझे लगता है ऐसा होगा। तो बंदा कहता है हाँ सर ये ऐसा क्यों होगा, तो वो अब मैं सर ज़हीर को नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी, सर ऐसा क्यों होगा, ठीक है। तो वो बच्चा तो साइंसदान बन जाएगा, ठीक है। बाकी बंदे क्या बनेंगे, लकीर के फकीर, आम पाकिस्तानी है जी। पाकिस्तान में ना साइंसदान बनने का फार्मूला कहीं पे भी नहीं है, सब के सब क्या है, वो लकीर के फकीर ही बनते हैं। क्यों, पाकिस्तान की 99.9% अवाम मैट्रिक FSC करती है, और उस सिलेबस के साथ हाँ अनफॉर्चुनेटली उसका सिलेबस वाकई बंदे को लकीर का फकीर बनाता है। उस सिलेबस का या पैटर्न या उसको पढ़ाने का तरीका या उसको पढ़ाने जो भी है, वो जो 0.1% अवाम है ना पाकिस्तान की, जो मुल्क की इलीट अवाम है, जो क्या करती है, जो ओ लेवल करती है, उसके अंदर भी हम अपनी आदत की वजह से, हालांकि वो सिलेबस क्या डिमांड करता है, हर वक्त दिमाग दिमाग दिमाग, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, सोच 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 डिमांड कर रहा है। वो सिलेबस इतने कमाल का है, वैसे चूंकि वो अंग्रेज का डिजाइन हुआ है तो सिलेबस बड़े कमाल का है, लेकिन पढ़ने वाला ना अपनी आदत से मजबूर है। पढ़ने वाला कौन है, पाकिस्तानी है,
पाकिस्तानी में क्या आदत है, छोड़ें सर जी क्या पढ़ के करेंगे हमने पढ़ाई को साइंसदान बनने के लिए तो पढ़ना ही नहीं है, हमने सर जी बस कर लेना है, कोई डिग्री ले लेंगे, कोई पता नहीं फ्यूचर सिक्योर करना है कि कैरियर बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना। इस काम के लिए जब वो पढ़ता है तो फिर काम खराब होता है, फिर वो नॉर्मल इजी होकर पढ़ता है। आपने अगर केमिस्ट्री फिजिक्स मजबूरी में रखी है या अपनी मर्जी से रखी है, भाई रास्ता एक ही अपना है अभी आप, ठीक है, तो चाहे माँ बाप ने रखवाई है, आपने अपनी मर्जी से रखी है, जो भी हुआ है मेरे किसी मशवरे पर रखी है, अगर ये सब्जेक्ट्स रख लिए हैं तो बेटा इन सब्जेक्ट्स की तरह बिहेव भी करें। ये सब्जेक्ट्स क्या बिहेवियर मांग रहे हैं, ये दिमाग के इस्तेमाल को मांगते हैं, ये दिमाग के चलाने को मांगते हैं। मैं भी नाम नहीं लेता, लेकिन क्लास में एक बच्चा था मेरे पास आया, कहता सर ये करना मैंने बिजनेस, मेरी फैमिली का बिजनेस बैकग्राउंड है, मैं बड़ा होकर बीबीए या पता नहीं एमबीए या कुछ तरह की डिग्री करूंगा। तो मैंने कहा दिमाग खोल के बिजनेस करेगा कि दिमाग बंद करके करेगा? कहता सर जी बिजनेस तो मैं दिमाग खोल के करूंगा। तो मैंने कहा दिमाग खोलने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, बिजनेस अभी ना पढ़ ली, ये सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी ना पढ़ ली, उर्दू ना रख ली ए लेवल के अंदर, दिमाग गुट हो जाएगा तेरा। क्या रखी साइंसेस रख लें, दिमाग तेरा खुल जाएगा, उसके बाद जो तेरे दिल में आए करें। तो जो साइंसेस पढ़ रहे हो ना, ठीक है, आप उन्हें फीलिंग आती है रोजाना ही दिमाग को घसीट रहे हैं, यानी वो ग्राफ में थोड़ा उसमें भी घसीट रहे हैं, मैथ्स में भी हो। आपको लगता होगा सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बड़ा आसान चैप्टर है, वर्कशीट ने थोड़ा दिन में तारे दिखाए होंगे हैं, कुछ ना कुछ सवालों ने। रहीम साहब अभी तो आप वर्कशीट में आप बड़े जबरदस्त आदमी हैं, ठीक है, ये मेरा ना ओ लेवल से मैं इससे परेशान हूँ, वर्कशीटों का टॉपर है ये। टेस्ट में क्या करता है भाई तू? कहता सर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं टेस्ट लेता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, फिर पूछूंगा तेरे से, ठीक है। तो क्या होता है, क्या आई डोंट नो क्या होता है। वापस आओ यार, वापस आओ, पढ़ा करो, दिमाग चलाओ भाई, दिमाग अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, चलाना बड़ा जरूरी है। क्या पढ़ा रहा था? तो मेरा भी दिमाग थोड़ा थोड़ा चल रहा है, मैं भी सोचता रहता हूँ यार कब कौन सा टॉपिक खत्म हुआ है, कब किधर से स्टार्ट हुआ है, कब वीडियोस कहाँ से आएंगी, वर्कशीटें कहाँ से आएंगी। तो मैं रात भर सोचते ही रहता हूँ, सोच में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नींद आ जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सामने लिखें जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बल्कि नहीं एक सेकेंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे लिखिए स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फैमिलीज। क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इज द स्टडी ऑफ मोल्स के भी किए हैं, अलग किसी कॉपी भी किए हैं, मतलब किए किधर है? हाँ उल्टी साइड पे का बिल्कुल, और किधर करेंगे? ये तो बड़ा दिमाग काम करता है आपका, ध्यान रखा, दिमाग काम करना चाहिए, दिमाग कर रहा है काम। कि सर नॉर्मल नोट्स में लिखेंगे कि किधर, इस पेज मतलब उधर ही अपनी कॉपी की बैक साइड पे जाएंगे और उल्टा करके वहां से स्टार्ट हो जाएंगे। सो इज द स्टडी ऑफ क्या? ऑर्गेनिक फैमिलीज। डन हो गया। और कौन सी वीडियो? तो उतनी होंगी फिर, क्यों हिडन नहीं? वो तो ओ लेवल्स के लिए हिडन होंगी, ए लेवल्स वालों की तो हिडन नहीं। अच्छा चल मैं ढूंढ लूंगा, मुझे बता दीजिएगा कि कहाँ। मुझे तो लगता है मैंने जितना ओ लेवल वाला मोल्स है वही रिकॉर्ड हुआ है, ए लेवल का तो मोल्स रिकॉर्ड भी नहीं हुआ हुआ। अगर वो हुआ है तो मैं देख लूंगा, डोंट वरी। हाँ आपको लगता है मुझे मोल्स दोबारा सारा कराना पड़ेगा? नहीं, तो मैं क्या कराऊंगा, मैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जब रिएक्शंस कराऊंगा ना, तो रिएक्शन जब खत्म हो जाएंगे ना, एंड पे एक एक्स्ट्रा वर्कशीट पकड़ाऊंगा, ये लो जी, इन रिएक्शंस के ऊपर अपना जो मोल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो लगा दो। फर्क सिर्फ कितना है, मोल्स में रह क्या गया, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से तो भाई मैंने एक लाइन पढ़ा दी है, लेकिन एग्जांपल्स क्या लिए हैं, ऑर्डिनरी लेवल के रिएक्शंस की एग्जांपल्स लिए हैं, या टाइट्रेशन वाली एग्जांपल ले लिए। टाइट्रेशन वाला काम मैं पूरा कर चुका हूं, मैं इवन टाइट्रेशन की कर्व भी ड्रॉ करा चुका हूं, ठीक है। मुझे सिर्फ क्या रह गया, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक के रिएक्शंस रह गए हैं, इन रिएक्शंस की बैलेंसिंग्स रह गई हैं, इन बैलेंसिंग्स के बाद कोई मोलर रेशो बनेगी, उस मोलर रेशो से आगे वही काम होगा जो पहले होता था, काम तो नहीं चेंज हो सकता सर। आगे ठीक है, गिव मी 5 to 10 मिनट्स, मैं ये लेक्चर खत्म करूंगा तब। सो क्या बात हो रही है, हाँ जी कुछ हो रही है, इधर आए जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आए। जो आप मुझे वीडियोस का कह रहे हैं मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा क्या देखना है, कहाँ देखना है। इज द स्टडी ऑफ क्या? ऑर्गेनिक फैमिलीज। ठीक हो गया जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फैमिलीज। ऑर्गेनिक फैमिलीज को अंडरलाइन करें जी। ये ऑर्गेनिक फैमिली क्या होगी? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोई भी ऑर्गेनिक फैमिली का मतलब क्या होगा कि इट विल बी अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हाट इज दिस सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड? इसको अंडरलाइन कर लें। उस ग्रुप में क्या सिमिलर होगा? फंक्शनल ग्रुप सिंबल होगा। बल्कि एक काम करते हैं, नॉट जस्ट द फंक्शनल ग्रुप, जनरल फॉर्मूला सिमिलर होगा। फिर चलें जनरल और ये जनरल फॉर्मूला सिमिलर होगा और फंक्शनल ग्रुप सिमिलर होगा। तो एक सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अंडरलाइन करके लिखें। सिमिलर क्या क्या? सिमिलर जनरल फॉर्मूला एंड सिमिलर। सर सबूर सर बाबर के पास जाएं, उन्हें बोले इसमें कुछ एडिटिंग भी की थी मैंने पिछले साल, मुझे वो एडिटेड वाला भी चाहिए। इसी के अंदर कुछ एडिटिंग हुई भी है, मुझे एडिटेड वाला भी चाहिए। सिमिलर क्या? सिमिलर जनरल फार्मूला और सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, अब ये जनरल फार्मूले का लफ्ज अंडरलाइन कर लीजिए और फंक्शनल ग्रुप का लफ्ज अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ, इसी वाले का वो मैं नीचे आपको समझा देता हूं कि क्या मेरा मतलब है क्या नहीं है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, पेज के हेडर पे देखें क्या लिखा हुआ है। उधर भी ऑर्गेनिक, उसको भी अंडरलाइन करें। पेज के हेडर पे क्या लिखा है जी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके आगे क्या लिखें? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके आगे लिखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पेज के जो हेडर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखी है उसको अंडरलाइन करके क्या लिखें? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आगे लिखें कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट इन नेचर, कोवेलेंट इन नेचर लिख दीजिए। तो बस इस कोवेलेंट इन नेचर की वजह से ये शीट पहले पढ़ा रहा हूं। क्या जी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेचर क्या होगी? कोवेलेंट नेचर होगी। तो कोवेलेंट चूंकि मेरा चल रहा है, तो जब कोवेलेंट की बेसिक्स चल रही हैं तो कोवेलेंट का उधर भी एडवांस मैंने बहुत कुछ कराना है, तो मैं इधर भी कराना चाहता हूं। खैर क्या होने लगा है, गौर से सुनिए जनाब साहब। नीचे कहते हैं जी इन दिस सिलेबस द फॉलोइंग कन्वेंशंस आर यूज्ड। क्या कन्वेंशन जी? x टू रिप्रेजेंट अ हेलोजन एटम, नॉर्मल है, वो लेवल में भी होता था। x टू रिप्रेजेंट हेलोजन, r एंड r डैश टू रिप्रेजेंट अल्काइल ग्रुप्स। क्या होता है ये? अल्काइल ग्रुप। व्हाट इज बाय अल्काइल ग्रुप? अंडरलाइन द वर्ड अल्काइल ग्रुप। अल्काइल का ग्रुप अंडरलाइन करें। r एंड r डैश टू रिप्रेजेंट क्या? अल्काइल ग्रुप्स। प्लीज अंडरलाइन द वर्ड अल्काइल ग्रुप्स। मैं अल्काइल ग्रुप्स के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूं जी। क्या होता है अल्काइल ग्रुप जी? प्लीज, कार्बन और हाइड्रोजन की जो चेन होती है। चलें, एनीथिंग एल्स? वो फंक्शनल ग्रुप होता है। जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। ओके, एनीथिंग एल्स? इस हाँ एग्जी, वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता, वो कोई ऑर्गेनिक फैमिली नहीं होती, लेकिन किसी फैमिली के साथ कुछ मसला किया हुआ है आपने। किस फैमिली के साथ? अल्केन फैमिली में से क्या निकाल दिया जाए? एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो क्या बन जाता है? आई थिंक अगर आप अल्केन फैमिली में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो जो पीछे बचेगा अल्काइल ग्रुप बचेगा। क्या बचेगा जनाब साहब? अच्छा, अब मुसीबत यह है, अगर आप इसका सीक्वेंस देखेंगे तो सीक्वेंस में उसने क्या किया हुआ है? अल्केन से तो बात स्टार्ट ही नहीं की। कहाँ से बात स्टार्ट की है? अल्कीन से बात स्टार्ट की है। अच्छा, तो मैं तो पहले अल्केन से बात करूँगा, फिर मैं अल्काइल पर जाऊँगा, फिर मैं अल्कीन पर आऊँगा। तो किधर करूँ? अल्केन की बात किधर करें जी? अगले अगर आप पेज पे जाएं तो वहाँ पर शायद, बल्कि नहीं, उधर ना लिखिएगा कुछ, अभी वो वाला पेज बात कह जी। पहले पेज के बिल्कुल नीचे चले जाएं, पहले पेज के बिल्कुल नीचे चले जाएं। आई थिंक वहाँ पे मैं शायद 1 या 2 रोज़ बना ही डालूंगा। ठीक है जी? वहाँ पर पहली रो क्या बनाई है? अल्केन की। 2 रोज़ बनानी है मैंने, अल्केन की और अल्काइल ग्रुप की। तो लो जनाब साहब, जो भी चल रहा है, क्या चल रहा है जी? इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहूंगा मैं। अच्छा, तो बताएं जनाब साहब क्या होगा? क्या होगा? सबसे एंड पर आप जाएंगे, मैं सबसे पहली बात क्या लिखने लगा हूं? अल्केन। हेडिंग क्या है जी? पहली हेडिंग क्या है? पहली हेडिंग है होमोलॉगस सीरीज, या होमोलॉगस सीरीज वाले कॉलम पे जाएं, उस कॉलम पे लिखे जी ऑर्गेनिक फैमिली। ऑर्गेनिक फैमिली का नाम जिसको उसने लिखा ना होमोलॉगस सीरीज। मैं अभी इस टर्म का मतलब नहीं समझाना चाहता, बस सिंपल क्या लिख दीजिए वहाँ पे? क्या लिख दीजिए? ऑर्गेनिक फैमिली। किस फैमिली का जिक्र कर रहा हूँ?
तो सबसे पहली हेडिंग है आपके पास ऑर्गेनिक फैमिली। दूसरी हेडिंग क्या है? नेम ऑफ क्या? नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तीसरे नंबर पे क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ क्या? ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फिर यहां क्या होगा? कोई समथिंग लाइक डिस्प्लेड फॉर्मूला। फिर कोई आगे लिखा है जी स्केलेटल फॉर्मूला। फिर एंड पे क्या लिखा है जी? कोई किसी का नाम शाम। ओके जी। सो जो मैं बात करने लगा हूं प्लीज जरा गौर से सुनिए। मैं सबसे पहले किसको ऑर्गेनिक फैमिली बोलना चाहता हूं? दैट इज अल्केन को जी। किसको? अल्केन। ओके। अल्केन में अगर आप फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगी तो प्लीज बताइए अल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? कोई भी नहीं है। एक काम करेंगे, जरा नाम और फंक्शनल ग्रुप के बीच में एक और हेडिंग दे दें। पता क्या हेडिंग दे दें जी? जनरल फार्मूला की हेडिंग दे दें। जनरल फार्मूला की पहले हेडिंग दें जी। या यहां जगह तो यहां दे दें, मुझे लगता है यहीं पे जगह मैं यहीं पे दूंगा। या इसके बाद जगह है या उससे पहले इधर इधर देंगे जी। अल्केन का जनरल फार्मूला बता दें यार। CnH। ओके। इसका फंक्शनल ग्रुप बताएंगे। हम इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बस वही काफ़ी है जी। क्या लिखना काफ़ी? किसका मतलब है कि जी सारे के सारे कार्बन कार्बन के क्या हैं? बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं ये लिख देता हूँ जी कार्बन और कार्बन के बीच में ऑल सिंगल बॉन्ड्स। क्या खासियत है इसकी? वो खासियत भी नहीं है इसको कुछ क्या मतलब इसका असल में क्या है? नन। फंक्शनल ग्रुप नन। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। पहले नन लिखें, फिर ब्रैकेट में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो क्या लिख दें जी? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिखना चाहते हैं, लफ्ज़ लिख दीजिए। अच्छा, अब अगर आप इसका कोई क्या कहते हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, जैसे उसने अल्कीन का बनाया हुआ है, उसने अल्कीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला समझाने के लिए क्या किया? 2 कार्बन्स के बीच में, तो मैं यहाँ क्या करूँ, मैं उसको समझाने के लिए 2 कार्बन्स के बीच में सिंगल, इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स रखूँ पीछे? 3, इसके भी 3। अब वो 3 ऐसे बनाने हैं कि 3 ऐसे बनाने हैं, कुछ ऐसा बना दे रही कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, और बाकी टोटल कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है जी, सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होंगे इसके अंदर। अच्छा, अब जो आगे स्पेस खाली है, उस खाली स्पेस के अंदर मुझे किसका डिस्प्लेड, किसका स्केलेटल और किसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। आप एंड पे देखिए नाम क्या लिखे हुए हैं। ज़्यादातर कितने कार्बनों वाले चल रहे हैं? 3 कार्बनों वाले। तो इधर भी क्या करूं, इधर भी किसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा अभी मैं? प्रोपेन का। किसका जी? प्रोपेन का। इससे पहले कि मैं प्रोपेन का क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाऊं, मुझे एक बात बताएं। प्रोपेन से ना ज़रा उल्टा चलने की कोशिश करते हैं। सर जी मिली है कोई शीट? इसका सीक्वेंस थोड़ा ख़राब है, नहीं मिल रहा। मुझे याद पड़ रहा है, मैंने उसको एडिट किया हुआ है। जो मैं भी कर रहा हूँ वो ज़रा प्लीज़ कर लीजिएगा किसी पेज पर, बल्कि मैम जिस सीक्वेंस में कर रहा हूँ प्लीज़ उसको एडिट करके सर बाबर को बता दीजिएगा कि ये गलत सीक्वेंस में दिया हुआ मैंने। बहरहाल ये उसका जनरल फार्मूला आ गया। फंक्शनल ग्रुप इसमें कोई नहीं है, स्ट्रक्चरली कुछ ऐसा होता है। अब अगर आप उसको प्रोपेन को डिस्प्ले करना चाहते हैं, प्लीज़ टेल मी कितने कार्बन होंगे प्रोपेन में? हैं 3। तो 1 2 और 3 आगे जी 3। अब क्या करूँ, इसके भी 3 बॉन्ड्स होंगे, सॉरी 4 होंगे टोटल, इसके भी टोटल 4 होंगे, इसके भी टोटल, और वो क्या लगा होगा? H H H H H। जब आपने सब कुछ यूं खोल के बयान किया है, इसको क्या बोलूं? इसको बोलेंगे क्या? डिस्प्लेड फार्मूला। एक और काम करिएगा, इस स्पेस में एक और हेडिंग दे दीजिए, दोबारा लिखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस स्पेस में दोबारा एक हेडिंग दो जी स्ट्रक्चरल फार्मूला की।
हाँ जी, डिस्प्ले का मतलब है पूरा क्या कर दो सारा। अच्छा, स्ट्रक्चरल का मतलब पता क्या है? पहले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 है तो CH3। अगले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? CH2। उससे अगले के साथ, तो व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको हम? किसको मसला है? अच्छा, तो आगे क्या है? स्केलेटल का मतलब क्या है? ढांचा बनाना है सिर्फ। ढांचे में क्या होता है? हड्डियाँ ही होती हैं, गोश्त पोश्त तो कोई नहीं होता, ठीक है। तो फिर ढांचा कैसे बनाऊँ? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, हेलो, ढांचा बना दिए। ढांचा कैसे बनाना है? लाइन लगानी है बस। कैसी? जिग जैग जैसी। कैसी लाइन? और जिग जैग के जो कॉर्नर्स होंगे दे विल रिप्रेजेंट कार्बन। इस जिग जैग में कितने कॉर्नर है? आई स्टार्टेड विद दिस डॉट, पहला डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, दैट्स इट। ये क्या है? ये स्ट्रक्चर है जी। स्ट्रक्चर नहीं है, क्या है? स्केलेटन है। किस चीज़ का स्केलेटन है? अब अगर मुझे 5 कार्बन है तो क्या करूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 लगे ना, कॉर्नर्स बना दें बस। दिस इज द स्केलेटन। इसको मसला इस बात से भाई जी। हाँ, आपने कभी ढांचा देखा है? हड्डियाँ कैसे होती हैं? ऐसे हड्डियाँ चल रही होती हैं, ठीक है जी। तो इतनी बायो तो मुझे आती है जी, इतनी बायो तो मुझे आती है। अब मैंने सही बोला है कि गलत बोला है? गलत बोला है भाई। ढांचा ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन कुछ होता है उसमें, कोई ढांचे में कोई हड्डियों का क्रिस क्रॉस हुआ होता है, ठीक है जी। हड्डियों का कोई क्रिस क्रॉस हुआ होता है, तो मैंने यहाँ पे वो क्रिस क्रॉस करने की कोशिश की है। बस ऐसे लिखने का तरीका बेटा, लिखने का तरीका है। बहरहाल, कोई और सवाल? ढांचे में हड्डियाँ होती हैं, गोश्त नहीं होता, ठीक है। तो स्केलेटन में कार्बन का स्केलेटन है, उसके साथ हाइड्रोजन्स की साइंस नहीं है जी। बस 3 कॉर्नर्स होने चाहिए। हाँ, अब यूं करें या यूं करें या यूं कर लें या यूं कर लें, पर 3 कोने दिखा दें उसको, 3 कॉर्नर्स दिखा देंगे तो उसको समझ आ जाएगा 3 कार्बन है, ठीक है जी। किसी तरह भी, ज़्यादा बेहतर है कि जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे जी। अभी बनाएंगे तो खुद पता चल जाएगा, अभी बनाएंगे तो खुद पता चल जाएगा, ठीक। खैर बहरहाल, जी 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 जी। हाँ, ढांचे में भी अंडरस्टूड होता है कि कभी वो इंसान था, ठीक है जी। तो अंडरस्टूड होता है कि वो स्कल है कि बैकबोन है कि क्या है। बहरहाल, इसमें ज़रा मुझे इसका मॉलिक्यूलर, इधर कौन हेडिंग दो जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर में क्या सीन है जी? कितने कार्बन है? हाँ जी, 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। हेलो जी। एंड दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला ओबेज क्या? यू कैन सी दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला ओबेज व्हाट? आई बिलीव इट ओबेज द जनरल फार्मूला कि हाइड्रोजन की तादाद डबल से 2, डबल से क्या जी सर? डबल से 2 ज़्यादा है, डबल से 2 ज़्यादा है, डबल से 2 ज़्यादा है जी। बहरहाल, आई थिंक जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ अबाउट दिस अल्केन फैमिली, मैं वो समझा चुका हूँ कि इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। इसका फंक्शनल ग्रुप इसमें कोई भी नहीं होता, इसके फंक्शनल ग्रुप या कोई भी नहीं होता, या फिर क्या होता है, या फिर सब के सब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जिसको मैंने कहा जी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा या ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल। ये उसकी कोई बुनियादी बात होती है। उसके जो स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बनाना था वो आपने देख लिया कि सारे बॉन्ड्स क्या हैं, सारे बॉन्ड सिंगल हैं। फिर आपने क्या किया, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर, डिस्प्लेड, स्ट्रक्चरल, स्केलेटल सब मैंने बना दिया है इनके पास। आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे आ जाओ। इनमें अगर किसी को कोई परेशानी है, सारे काम करें। वो क्लास खाली है वाली? कौन सी क्लास हो रही है? चेक करो क्लास हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। टेस्ट इधर हो जाएगा सारा इनका। चलें, टेस्ट का प्रिंट करें जी, इधर चेक करें सर सबूर, टेस्ट का प्रिंट चेक करें हुआ है कि नहीं हुआ जी। तो भाई यहाँ तक कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कर लें। एक और फैमिली डिस्कस कर लेते हैं, सबसे ऊपर वाली। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? अल्कीन। उसको जाके लिखे नंबर 2, उसको लिखेगी नंबर 2। अल्कीन में जनरल फार्मूला क्या होता है बच्चों, प्लीज़ बताओ जी? H2N होता है। उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में
डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। उसको स्ट्रक्चर कैसे शो करते हैं सर? वो सी डबल बॉन्ड सी होता है, फिर इसके कितने बॉन्ड्स रह जाते हैं? नहीं बनाना, अल्केन बन गया है, अभी मैं ऊपर चला गया हूँ, नीचे जगह छोड़ दी है, कल चला जाऊँगा वहाँ पे, ठीक है जी। अभी आप अल्केन के नीचे कुछ जगह छोड़ दीजिएगा, मैं ऊपर अल्कीन की तरफ जा रहा हूँ। फिर सी के डबल बॉन्ड अगर बना हुआ है तो उसके कितने बॉन्ड्स रह जाएंगे? और 2 और, तो उसने वहाँ पे क्या लगाया है? अब यहाँ पे ये आर क्या है, यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे आर क्या है? हाँ, इस आर को समझाने के लिए मैं क्या समझाऊंगा? इसको समझाने के लिए मैं अल्काइल ग्रुप समझाऊंगा, लेकिन फिल वक्त इस आर को इग्नोर मारता हूँ। मैं वहाँ से जो क्या नाम है जी उसका, प्रोपीन, मैं प्रोपीन समझा देता हूँ। प्रोपीन, प्रोपीन में इस आर को समझेंगे। पहली दफ़ा आर आया, मैं देखता हूँ उसका क्या करना है मैंने। व्हाट इज द, उसका डिस्प्ले करें जी, कितने कार्बन है दरमियान में? कहीं ना कहीं क्या होगा? यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो सी के कितने हाइड्रोजन रह गए? 2। इस सी के कितने बॉन्ड्स रह गए? 1। इस सी के कितने रह गए? 3। किसी को मसला है? हैं जी? ओके। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं? पहले सी में कितने हाइड्रोजन है? CH2। अब फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, तो उसको छुपा नहीं सकता। यहाँ मैंने सारे सिंगल बॉन्ड्स छुपा दिए थे, लेकिन CH2 के बाद सिंगल है कि डबल है? डबल एम ही होता है कि फंक्शनल होता है? तो उसको छुपा दूं या बनाऊं? बनाना पड़ेगा। तो CH2 डबल बॉन्ड C, अगले C के साथ क्या है? H, उससे आगे C के साथ क्या है? तो जहाँ जहाँ सिंगल है वो मैं नहीं दिखा रहा, वो तो नॉर्मल है, होते ही होते हैं, लेकिन जो डबल है वो मैंने लाजमी दिखा दिया है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में डबल को दिखा दिया है, बाकी में कुछ भी। अच्छा, स्केलेटन, स्केलेटन कैसा करूं? वही 3 होंगे तो 3 का नक्शा बना दें, 1 2 3, लेकिन एक फ़र्क है। अब इधर क्या करना पड़ेगा? इधर स्केलेटन में एक और हड्डी दिखानी पड़ेगी कि जी यहाँ पर वो, मतलब एक और लाइन लगानी पड़ेगी कि यहाँ 2 बॉन्ड। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C3H6। इट फॉलोज द जनरल फार्मूला, विच वन? CnH2n वाले जनरल फार्मूला को ये ओबे करता है। यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। जी पुत्र। हाँ ऑफ कोर्स, मैं तो लगाता, बिल्कुल तो लगाता। अगर वो कहते हैं जी इधर सिंगल होता डबल होता, तो मैं इधर सिंगल इधर डबल कर। मतलब ये क्या चीज़ है? ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। तो पहले कार्बन और दूसरे कार्बन में डबल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। और हाइड्रोजन हम स्केलेटन में बिल्कुल भी नहीं दिखाते। किसी को मसला है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? आई थिंक अल्केन अल्कीन की बात हो गई है, बाकी जो फैमिलीज़ हैं उनके ऊपर कल के लेक्चर में रोशनी डालेंगे। सो आई थिंक दैट्स इट। कल यहाँ से आगे चलेंगे।